अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में कॉस्ट शॉर्ट रन कास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लॉन्ग रन कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग रन में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, चेंजेबल होती हैं, यानी वेरिएबल होती हैं। इनपुट्स हो गए या इक्विपमेंट्स हो गए या जितनी भी चीज़ें या इवन बिल्डिंग या डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। और ये चीज़ें फर्म, एक कंपनी, एक प्रोड्यूसर हायर भी कर सकता है और ख़ुद ख़रीद के भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो अगर कोई रेंट पे ले ले या ख़ुद ख़रीद ले तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। वो क्यों बराबर होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल है। अगर यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल हम यहाँ पे वो सालाना एक कैपिटल को ऑन करने का जो कॉस्ट है, एक रखने का कॉस्ट है, एक एसेट को एक इक्विपमेंट को, वो यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल है। तो यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे दो चीज़ों के बराबर है, यानी कि इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन या इंटरेस्ट रेट या इसकी जो फाइनेंशियल रिटर्न है। तो इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट, इसको यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल को हम एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ क्या, हमारे पास एक इक्विपमेंट है, कैपिटल है, उसकी प्राइस 3 लाख रुपए है और उसकी एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो 10 साल है। अगर हम 3 लाख को 10 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 30,000 आ जाता है। वो है इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन, एनुअल इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू में 30,000 रुपये कम होते जा रहे हैं। पहले साल अगर इसकी वैल्यू 3 लाख है तो दूसरे साल 2,70,000, इसी तरह फिर 2,40,000, 2,10,000, इसी तरह 1,80,000, तो कम होते होते कम आखिर 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास 3 लाख हैं, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट कंसिडर करना लाजमी है, क्योंकि इन 3 लाख को हम डिफरेंट चीज़ों पे खर्च कर सकते थे। फ़र्ज़ के डिफरेंट ऑप्शंस थे हमारे पास। हम 3 लाख इन्वेस्ट कर सकते थे, हमारे पास हम एक कैपिटल लेके रेंट पे दे सकते थे, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो जो यूज़ कर रहा है फर्म कैपिटल को, इस इक्विपमेंट को 3 लाख रुपए पर लेके, इसकी कॉस्ट बराबर है एक तो इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन यानी कि, और इंटरेस्ट रेट। अगर सपोज हमारे पास 5% इंटरेस्ट रेट है तो हमारे पास, अगर हम पहले साल इसकी वैल्यू 3 लाख है, 3 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट ईयर 2,70,000, उसको हम इंटरेस्ट रेट पे देख लेंगे। इसी तरह 2,40,000, 2,10,000 और 1,80,000 कम होते होते नीचे चले जाएंगे। तो इनके सारे अगर हम इंटरेस्ट रेट भी मालूम कर दें, फिर इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रेट को हम 10 साल तक सब कुछ जमा कर दें, तो हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, वो यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए जब ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगा तो यहाँ पे हम इसीलिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल हम रेंट पे ले लें या यूज़ कर लें, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ओरिजिनल मकसद है हमारा वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इनपुट चॉइसेस, यानी कि हम ऐसे इनपुट्स को चूज़ कर लें, इनपुट्स के ऐसे कम्बिनेशन को चूज़ कर लें जहाँ पे हम कास्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सपोज कर लेते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा कि यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल वो उसी की वो कैपिटल की प्राइस ही पर कैपिटल के प्राइस के इक्वल होगा, यानी कि कैपिटल की प्राइस ही यूज़र कास्ट ऑफ कैपिटल ही होगा। तो और इसके अलावा रेंटल जो कैपिटल है, अगर हम रेंट पे ले लें या यूज़ कर लें तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। और मार्केट जो है कम्पिटिटिव है, यानी कि यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और लेबर और जो कैपिटल है इनकी प्राइसेस, यानी कि इनपुट्स की प्राइसेस वो मार्केट में डिटरमाइन होते हैं, फर्म इनको डिटरमाइन नहीं करती।
फर्म लेबर की तादाद को ज़्यादा या कम कर सकती है, कैपिटल की तादाद को ज़्यादा या कम कर सकती है, लेकिन कि प्राइसेस पे अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो इसकी डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस हम आगे जाकर इंशाल्लाह कोर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और मार्केट फोर्सेज ही इनपुट्स की प्राइसेस डिटरमाइन करती हैं। इसके अलावा हम रिज्यूम कर लेते हैं यानी कि यहाँ पे संक कास्ट को फर्म लॉन्ग रन में एज अ फिक्स्ड कास्ट ही ट्रीट करता है और इसको इसी तरह ओवर द टाइम स्प्रेड करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल मकसद है वो संक कास्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम संक कास्ट को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आगे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है एसो कास्ट लाइन का। तो एसो कास्ट लाइन एक्चुअली ऐसी इनपुट्स के ऐसे कम्बिनेशन को शो करता है जहाँ पे टोटल कास्ट फिक्स है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉस्ट है तो उस पे कितने कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हम यूज करके उस वही खर्चा कर लेते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास 20 रुपये खर्चा हम करेंगे या 100 रुपये करेंगे, तो इनपुट्स के या कितने कैपिटल हम यूज कर लें तो हमारे पास 100 रुपये खर्चा आएगा, और अगर कितने लेबर यूज कर लें तो हमारे पास 100 रुपये खर्चा आएगा। तो सपोज हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो हमारे पास बराबर है WL प्लस R के, यानी कि नंबर ऑफ लेबर्स को अगर हम वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर आ जाएगा, और अगर हम इंटरेस्ट को कैपिटल नंबर ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम आप प्लस करेंगे आपस में तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास लेबर और कैपिटल ही दो इनपुट्स हैं। तो ये जो कर्व शो करता है इसके इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर हम तो यहाँ पे लेबर 0 है और टोटल कास्ट हम सारा खर्चा अगर हम कैपिटल खरीदने पे खर्च करें, यानी कि टोटल कास्ट को अगर हम इंटरेस्ट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास पॉइंट ए आ जाता है। और पॉइंट बी पे अगर हम यहाँ पे कैपिटल 0 है, अगर हम सारे जितने भी हमारे पास कास्ट है 20 है 100 है जितनी भी कास्ट है, अगर सारा सबको लेबर हायर करने पे खर्च कर दें तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला लेते हैं तो हमारे पास आइसो कॉस्ट लाइन आता है। इसके हर पॉइंट पे लेबर और कैपिटल की एक कम्बिनेशन होगी, यानी कि यहाँ पे सपोज 4 कैपिटल होंगे और 1 लेबर होगा, इसी तरह यहाँ पे 3 कैपिटल 3 लेबर, इसी तरह इसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई लेबर और कैपिटल की कम्बिनेशन होगी। लेकिन हम यहाँ पे कॉस्ट हमारा फिक्स है, यानी कि 20 है तो इसके हर पॉइंट पे कॉस्ट हुई होगा, कॉस्ट को हम ज्यादा या कम नहीं कर सक रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने इसको रीशफल किया है, कैपिटल मालूम अगर हम यहाँ से ड्रा कर लें और फिर कैपिटल इस इक्वेशन की डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास कैपिटल और लेबर का जो चेंज रेशो है वो इनकी प्राइसेस के रेशो के बराबर है, यानी कि आइसो कास्ट लाइन की स्लोप के बराबर है। तो आइसो कास्ट लाइन का स्लोप किस चीज के बराबर है, वो प्राइसेस के रेशो के बराबर है, इनपुट प्राइसेस के रेशो के बराबर है। तो यहाँ पे W ओवर R या R ओवर W के बराबर है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लेबर यहाँ पे लिया हुआ है, हमने यहाँ पे कैपिटल लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेबर और यहाँ पे कैपिटल भी ले सकते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है, बराबर प्राइस रेशो के बराबर है, इनपुट प्राइसेस के रेशो के बराबर है इसकी जो आइसो कास्ट लाइन का स्लोप है। इसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास लेबर की प्राइस भी 1 है और लेबर की वेज 1 रुपया है और कैपिटल का रेंट 1 है, तो हम टोटल कास्ट हमारे पास 60 है, तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। और अगर हमारे पास उनकी प्राइसेस वही हैं, प्राइसेस वही रहेंगे और कास्ट बढ़ेगा तो हमारे पास ये 80 और 80 का ऑप्शन बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि अगर सपोज लेबर की प्राइस कम हो तो जो लेबर की प्राइस अगर कम हो गई तो ये इसका लेबर वाला कोना जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी प्राइस बढ़ जाती तो इस तरफ आ जाता। यानी कि अगर ओवरऑल कास्ट बढ़ जाए तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, अगर कास्ट कम हो जाए तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, और इस एक इनपुट की अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इसका वही वाला पॉइंट जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर इस इनपुट की प्राइस कम हो जाए तो राइट वर्ड, और अगर इनपुट की प्राइस ज्यादा हो जाए तो
लेफ्ट वर्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन इसके हो सकते हैं। अब हम जाते हैं इसकी जो हमारा मकसद था, जो डिटरमाइन हम करना चाह रहे थे, इनके कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट्स चॉइसेस। अब यहाँ पे इस कर्व में आप देख लें कि सपोज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइसोक्वांट के हर पॉइंट पे जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो सेम होगा। तो हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट फर्स्ट के P है, इसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ आउटपुट P ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। हम यहाँ पे भी जो है वही आउटपुट पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही आउटपुट और E पे भी वही आउटपुट पैदा कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 आइसो कॉस्ट लाइन्स हैं, एक L1 K1 है। अगर इसको हम देख लें तो यहाँ पे ये सबसे कम खर्चा वाला है, यहाँ पे खर्चा सबसे कम हो रहा है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें लेवल ऑफ आउटपुट P नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो आइसोक्वांट है उससे नीचे है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे थर्ड आइसोकॉस्ट लाइन पे देख लें L3 K3 को, तो इसके 2 पॉइंट्स में F और G, इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो P ही होगा, क्योंकि ये दोनों आइसोक्वांट कर्व पे लाई करते हैं। लेकिन यहाँ इसका मसला ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है दूसरे आइसोकॉस्ट लाइन से, ये ऊपर वाले आइसोकॉस्ट लाइन पे, यानी कि यहाँ पे टोटल जो खर्चा है वो ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो E है। E जो है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, जो हमें लेवल ऑफ आउटपुट P दे रहा है। तो हम ये OB, यानी कि ये अगर हम इसको रीजन को O का नाम दें तो OB कैपिटल और OA लेबर हम यूज करके पॉइंट E तक पहुंच रहे हैं, यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट P हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब E पे एक तो ये बात है कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन वहां पे आएगा जहां पे आइसोकास्ट और आइसोक्वांट एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ पे आइसोकास्ट और आइसोक्वांट एक दूसरे को टच करते हैं, उस पॉइंट पे जो है वो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन होगा। और दूसरी बात यह है कि इस पॉइंट पे जो MRTS है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो एक्सचेंज रेट है लेबर और कैपिटल के दरमियान, वो बराबर होता है प्राइसेस रेशो के। यानी कि आइसोकास्ट लाइन का स्लोप और आइसोक्वांट कर्व का स्लोप, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं पॉइंट E पर। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ये कंडीशन मीट हो जाए, तो वो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि अगर दोनों इनपुट्स पे इक्वली खर्चा बढ़ जाए, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन से अगर खर्चा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो आइसोकास्ट लाइन चेंज हो जाता है, लेकिन उसका स्लोप चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर हम इक्वल प्रोपोर्शन से लेबर और कैपिटल पे खर्चा बढ़ा दें तो उसका आइसोकास्ट का स्लोप बढ़ जाता है, लेकिन वो वहीं पे, लेकिन वो चेंज हो जाता है, ऊपर या नीचे आ जाता है, लेकिन उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पे मैथमेटिकली थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश कर लें, तो आइसोकास्ट लाइन का स्लोप, जैसे हमने बोला कि वो प्राइस रेशो के बराबर है, यानी कि W और R के बराबर है। इसी तरह अगर हम पिछले प्रोडक्शन अपने लेक्चर्स को थोड़ा सा रिकॉल कर लें, तो हमारे पास MRTS, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो दोनों के लेबर और कैपिटल के मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज के बराबर था। तो यहाँ पे क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो पॉइंट E हमने पिछले स्लाइड में देखा था, उसमें आइसोकास्ट का कर्व, यानी कि MRTS जो आइसोकास्ट का स्लोप है और आइसोकास्ट का स्लोप है W और R, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको अगर हम एक दूसरे के बराबर कंसीडर कर लें और इसको थोड़ा सा रीशफल कर लें, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है। इसका ये मतलब है कि जो आखिरी डॉलर, आखिरी रुपया हम किसी भी इनपुट पे हम अगर खर्च करें, यानी कि लेबर पे खर्च करें या कैपिटल पे खर्च करें, वो हमें यील्ड इक्वल दे, हमें एक्स्ट्रा जो आउटपुट मिलेगा वो इक्वल मिल जाए, तो उस पोजीशन पे हम इक्विलिब्रियम पे होंगे और वो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन होगा इनपुट्स का, लेबर और कैपिटल का। तो यहाँ पे
हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्ज क्या हमारे पास जो एडिशनल यूनिट है यानी कि जो आउटपुट है वो 20 यूनिट है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 20 यूनिट्स है, लेकिन वेज रेट जो है हमारे पास फर्ज क्या 10 है और जो इंटरेस्ट है वो दो है। यानी कि तो अगर हम इसी इक्वेशन के मुताबिक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को वेज पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाता है, और एमपीके को अगर हम आर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो ये सिचुएशन हमें ये बता रहा है कि कैपिटल लेबर की निस्बत 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है, 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है, 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो इस सिचुएशन में फर्म क्या करेगा, कंपनी क्या करेगी, वो कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव है तो वो कैपिटल की तादाद ज्यादा करेगा। जैसे जैसे कैपिटल की तादाद ज्यादा हो जाएगी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, और इसी तरह लेबर छोड़ेगा तो जैसे जैसे लेबर की जो तादाद कम हो जाएगी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हत्ता कि उस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे जहाँ पे आखिरी अगर हम रुपया खर्च कर दें, लेबर पे खर्च कर दें या कैपिटल पे खर्च कर दें, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। इसके अलावा तो यहाँ तक हम ये पढ़ रहे थे कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स, जो कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट्स को हम कैसे चूज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंचने के लिए। लेकिन इससे आगे अगर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि एक डिफरेंट सिचुएशन कि अगर आउटपुट लेवल चेंज हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइजिंग पोजीशन सब पे है लेकिन आउटपुट लेवल अगर चेंज हो जाए तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस कर्व के जरिए, इस फिगर के जरिए हमने यहाँ पे कोशिश की है कि फर्ज के हमारे पास जो वेज है वो 10 रुपया पर आर है, और आर जो है इंटरेस्ट वो 20 रुपए पर आर है, यानी कि डबल है। तो हम लेबर की निस्बत आधे, अगर हम 1 रुपया यानी कि अगर हम आधे लेबर की निस्बत हम कैपिटल आधा ले सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइस डबल है। तो इसी निस्बत से हमने यहाँ पे कर्व ड्रा किए हैं। आप देख लें यहाँ पे हमारे पास 3 कर्व्स हैं, आइसोकास्ट और 3 आइसोकांट कर्व हैं। तो पहले यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन पे जो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन है वो पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। यानी कि ये जो खर्चा है 1000 रुपए अगर हम खर्च कर दें टोटल लेबर और कैपिटल पे, और हम 100 आउटपुट हासिल करें तो हमारे पास लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ए होगा, और अगर हम 2000 खर्चा कर दें और 200 जो है हमारे पास टोटल आउटपुट हो तो हमारे पास लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन जो है बी होगा, पॉइंट बी पे होगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन सी होगा। तो ये डिफरेंट यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है और इनपुट्स के साथ आउटपुट, ये तीनों जो हैं वो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन है। ये तीनों अगर हम इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक फर्म का एक्सपेंशन पाथ आ जाता है, यानी कि वो जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ा रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसके साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है। आउटपुट सेम नहीं रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये फर्म का एक्सपेंशन पाथ है, इससे वो एक्सपेंड कर सकता है। तो एक्सपेंशन पाथ एक्चुअली क्या शो करता है, वो डिफरेंट लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन को अगर हम आपस में मिला दें तो वो डिफरेंट लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन को शो करता है। यानी कि वो ऐसे पॉइंट्स का मजमूआ है जहां पे आइसोकांट और आइसोकास्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ टेंजेंट हैं। तो वो इन सारे जो है कॉस्ट मिनिमाइजिंग पोजीशंस को वो डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपेंशन पाथ। तो ये हमारे पास 3 जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम मिला लें तो हमारे पास एक्सपेंशन पाथ आ जाता है। तो इसी एक्सपेंशन पाथ जो है वो एक्चुअली हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व ही है। वो कैसे है कि यहाँ पे अगर हम इस पीछे वाले इससे अगर हम ड्रा कर दें तो ये तीनों पॉइंट्स को, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 1000 है और आउटपुट 100 है, फिर कॉस्ट 2000 है और आउटपुट 200 है, इसी तरह कॉस्ट 3000 और आउटपुट 300 है। अगर इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे हम ड्रा कर लें
तो हमारे पास ये कर्व हो जाता है, ये एक फर्म का लॉन्ग रन टोटल कास्ट कर्व है। तो ये हमारे पास ये जो सिचुएशन है, या पिछले स्लाइड में ये जो सिचुएशन है वो हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, यानी कि जैसे जैसे हम इनपुट्स की उसी रेशो से बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हमारे पास कॉस्ट भी डबल हो रहा है और आउटपुट भी डबल हो रहा है। अगर हम इसी तरह और जिस रेशो से, जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन से हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसी तरह ये सिचुएशन भी हो सकती है जो एक्सपेंशन पाथ की, कि डिफरेंट सिचुएशन, जो भी एक्सपेंशन पाथ होगा वो जो एक्सपेंशन पाथ का शेप है एक्चुअली वो जो है वो आपकी टोटल लॉन्ग रन कास्ट कर्व को शो करता है, डिटरमाइन करता है। जितनी जो अगर इस हिसाब से आ जाए तो आप यहाँ पे देख लें डिफरेंट कास्ट कर वो है, अगर इस कर्व से अगर हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को ड्रा कर देंगे तो इस पॉइंट से हमारे पास ये आ जाता है, या क्योंकि यहाँ पे 120 जो है कॉस्ट है, पहले पॉइंट पे 120 कॉस्ट है, टोटल ऊपर हमारे पास 100 है। इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 3, यहाँ पे 1250 है और यहाँ पे हमारे पास 3000 है, तो टोटल आउटपुट 200 हो गया। और यहाँ पे अगर हम 5000 कर लें तो टोटल आउटपुट हमारे पास 300, यानी कि कॉस्ट हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इनके डिक्रीजिंग कॉस्ट है, कॉस्ट हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा कम बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम ये ड्रा करते हैं एक्सपेंशन पाथ से टोटल कास्ट कर्व, लॉन्ग रन टोटल कास्ट कर्व, तो ये आ जाता है। तो यानी कि एक्सपेंशन पाथ का जो शेप है वो लॉन्ग रन टोटल कास्ट को डिटरमाइन करता है। तो आगे हम इंशाल्लाह फिर कास्ट कर्व और लॉन्ग रन कास्ट कर्व, शॉर्ट रन कास्ट कर्व के दरमियान रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे और इसी तरह कास्ट के बारे में दूसरी चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस।